नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है कक्षा 7 का अध्याय 4 का सरल समीकरण। और इसमें जो है हम प्रश्नावली 4.1 को हल करेंगे। और प्रश्नावली 4.1 में जो है बताया गया है कि समीकरण को कैसे हल करना है, किसी समीकरण को जो है वर्ड के रूप में, शब्दों के रूप में कैसे लिखा जाता है, ये सब बातें जो है आपको प्रश्नावली 4.1 में सीखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 4.1। प्रश्नावली 4.1 का जो पहला सवाल है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि निम्नलिखित सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए। तो किताब में जो है प्रश्न संख्या 1 में जो है इस तरह से जो है एक सारणी दिया हुआ है, टेबल दिया गया है। तो इस टेबल में जो है इस तरह के समीकरण दिए गए हैं और फिर जो है x का मान दिया गया है, मतलब चर का मान। चर क्या होता है कि वेरिएबल, कि समीकरण में जो वेरिएबल होता है उसको चर कहते हैं। समीकरण में दो पद होते हैं, एक चर पद होता है, एक अचर पद होता है। तो जो वेरिएबल होता है जिसका मान चेंज हो सकता है उसको चर पद बोलते हैं, जिसका मान चेंज नहीं हो सकता है उसको अचर पद बोलते हैं। और इससे पहले आपको ये जानना चाहिए कि समीकरण किसको कहते हैं। समीकरण वो होता है जिसका बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष होता है, वही समीकरण होता है। अगर ये चीज अगर बीच में अगर बराबर नहीं हो रहे तो वो समीकरण नहीं कहा जा सकता है। तो यही करना है हमको। तो हमने यहाँ इसमें टोटल जो है 11 समीकरण दिए गए हैं। तो मेरा बोर्ड दरअसल छोटा है तो इसमें 6 समीकरण आए हुए हैं। बाकी समीकरण अब जो है इसके बाद हम आपको दिखाएंगे। तो इसे ये कह रहा है कि समीकरण है, इसमें चर का मान दिया हुआ है x बराबर 3। तो फिर कह रहा है कि समीकरण संतुष्ट होती है या नहीं होती है, तो हाँ नहीं बताना है। समीकरण संतुष्ट होना या नहीं होना किसे कहते हैं? जब समीकरण में, इक्वेशन में जब बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष होता है तभी जो है समीकरण संतुष्ट होता है। अगर बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष नहीं हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड नहीं हो रहा है, LHS बराबर RHS नहीं हो रहा है, तो वह समीकरण संतुष्ट नहीं माना जाता है। तो यही देखना है हमको, x का मान रखना है समीकरण में और ये चेक करना है कि समीकरण जो है संतुष्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम पहला समीकरण लेते हैं। तो ये समीकरण क्या है? x+3। x बराबर दिया हुआ है 3, तो x में की जगह पे जो है हम 3 रखेंगे। तो 3+3 बराबर 0 बताया है। तो 3 और 3 हम जोड़ रहे हैं तो 6 होता है। तो 6 बराबर 0 लिखा है। तो हम देख रहे हैं कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष नहीं हो रहा है, कि LHS बराबर RHS नहीं हो रहा, तो ये समीकरण संतुष्ट नहीं है। तो ये जो है यहाँ लिख देंगे हम नहीं। समीकरण संतुष्ट कब होगा? जब हमारा बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष होगा, LHS बराबर RHS होगा। तो ये इसके बराबर नहीं है, तो इसलिए समीकरण संतुष्ट नहीं है। दूसरे में दिया है x का मान 0 दिया है, तो x में अब 0 का मान रख के देखते हैं। तो x के जगह पे हमने 0 रख दिया और 3 दिया हुआ है और बराबर 0 दिया हुआ है। तो 0 में जब 3 को जोड़ते हैं तो 3 ही आता है, तो 3 आ गया बराबर 0। तो ये भी जो है इसके बराबर नहीं है, मतलब बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष नहीं है, LHS बराबर RHS नहीं है, तो तब भी समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा, तो यहाँ भी जो है नहीं आएगा। अब तीसरा देखते हैं कि x+3 = 0 है, तो x का मान यहाँ पे -3 दिया हुआ, तो x का मान -3 रखते हैं समीकरण में। तो देखते हैं क्या आता है। -3 + 3 = 0। अब -3 और +3, प्लस माइनस जोड़ते हैं तो माइनस होता है, तो -3 में जब +3 को जोड़ते हैं तो 0 हो जाता है। तो ये 0 हो गया और बराबर 0 हो गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि LHS बराबर RHS हो रहा है, मतलब बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? समीकरण संतुष्ट हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे हाँ, समीकरण संतुष्ट हो रहा है। अब चौथा दिया हुआ है कि x - 7 = 1, जहाँ पे x का मान 7 दिया हुआ है। तो अब ये कह रहा है कि x में जो है, तो x का मान जब रख रहे हैं हम इक्वेशन में तो क्या होगा? ये 7 - 7 बराबर 1। जब 7 में से हम 7 घटाते हैं तो हमें 0 प्राप्त होता है, तो 0 बराबर 1 आ रहा है। तो मतलब बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष नहीं हो रहा है, तो यहाँ भी जो है हम नहीं लिखेंगे। समीकरण जो है, इक्वेशन जो है वो संतुष्ट नहीं हो रहा है। जो पांचवा दिया हुआ है उसमें जो x का मान 8 दिया हुआ है, तो x का मान जो है अब समीकरण में रखने पे क्या हमको होता है, देखते हैं क्या मिलता है। तो x का मान 8 हो गया, -7 बराबर 1। तो 8 में से अगर 7 घटाएं तो 1 हमको मिलता है, तो 1 बराबर 1।
यहाँ पे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, RHS बराबर LHS, तो यहाँ समीकरण संतुष्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाँ, समीकरण संतुष्ट हो रहा है। छठवां जो दिया हुआ है कि 5x बराबर 25 और x का मान 0 दिया हुआ है, तो x का मान जो है समीकरण पे रखने में, तो 5 गुणे 0 बराबर 25। तो इसमें जो है RHS पक्ष जो क्या है 5 गुणे 0 है, तो 5 जब 5 किसी भी संख्या में अगर 0 से जब गुणा किया जाता है तो उसका मान जो है 0 हो जाता है, तो 0 बराबर 25। तो यहाँ भी जो है बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष नहीं है, RHS बराबर LHS नहीं है, तो यहाँ भी समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा है, तो यहाँ भी लिखेंगे नहीं। जब अब जो सातवां दिया हुआ है उसमें x का मान 5 दिया हुआ है, तो यहाँ भी जो है अब 5 और x का मान जो है 5 रख दिया बराबर 25। अब 5 में जब 5 का गुणा करते हैं तो 25 हमको मिलता है, तो 25 और बराबर 25। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हो रहा है, LHS बराबर LHS इज इक्वल टू RHS, तो यहाँ पे समीकरण संतुष्ट हो रहा है, तो यहाँ हम लिखेंगे हाँ। और क्वेश्चन देखते हैं, जो है समीकरण 8 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है कि समीकरण 8 नंबर बोल रहा है 5x बराबर 25। यहाँ x का मान जो है वो -5 दिया, तो x का मान जो है हम समीकरण में रखते हैं, तो क्या होता है कि 5 मल्टीप्लाई -5 इक्वल टू 25। तो 5 में जब -5 का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा वो 25, तो 25। दरअसल इसके साथ माइनस का निशान है, तो प्लस और माइनस का जब हम गुणा करते हैं तो उसके साथ हमेशा जो है ऋण का निशान आता है, माइनस का निशान आता है, बराबर 25। तो हम देख रहे हैं ये बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष नहीं है, तो इसलिए जो है ये समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा है। 9 नंबर देख रहे हैं कि m/3 इक्वल टू 2, तो जहां m का मान जो है -6 दिया है, तो m का मान समीकरण में रखने पे तो -6/3 इक्वल टू 2। इसे जब हल करेंगे हम तो इसका आंसर आएगा -2 इक्वल टू 2। तो देख रहे हैं हम यहाँ भी जो है बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष नहीं है, तो यहाँ भी समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा है। जो 10 नंबर है, यहाँ जो है m का मान 0 दिया हुआ है, तो समीकरण में m का मान रखने पे बराबर 2। तो जैसा कि आपको पता है कि 0 में किसी भी संख्या से अगर हम जो है भाग देते हैं तो हमें 0 ही प्राप्त होता है, तो 0 बराबर 2। तो यहाँ भी देख रहे हैं हम कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष नहीं है, LHS बराबर RHS नहीं है, तो यहाँ भी समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा है। अगला जो 11 नंबर दिया हुआ है वहां दिया हुआ है कि m बराबर 6, तो m का मान रखने पे समीकरण में क्या हो रहा है कि 6/3 इक्वल टू 2। तो इसको जब हम हल करते हैं तो ये आ रहा है 2 इक्वल टू 2। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष है, तो यहाँ पे समीकरण संतुष्ट हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे हाँ। ये था प्रश्न संख्या 1 का जो है हल। अब चलते हैं हम प्रश्न संख्या 2 को। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं लिखा हुआ है कि जांच कीजिए कि कोष्टकों में दिए हुए मान दिए गए संगत समीकरणों के हल हैं या नहीं। तो प्रश्न संख्या 2 का जो है सवाल दिए गए हैं कुछ, उसके कुछ समीकरण दिए गए हैं, फिर n का मान दिया गया है, तो आपको पता करना है कि n का मान रखने पे ये समीकरण संतुष्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे n बराबर 1 दिया हुआ है, तो समीकरण में n का मान रखने पर तो क्या मिलता है हमको, n बराबर 1 है, तो लिखेंगे n की जगह पे हमने 1 लिख दिया और प्लस 5 बराबर 19। ठीक, तो अब हम यहाँ देख रहे हैं जो बायां पक्ष है उसका आंसर 6 आया और दायां पक्ष का आंसर 9 आया। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड नहीं है, तो यहाँ पे समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा है, तो यहाँ लिख देंगे हम नहीं। तो जो दूसरे का जो है B जो दिया हुआ है, तो उसमें n का मान जो है 2 दिया हुआ, -2 दिया हुआ है, तो अब n का मान जो है हम समीकरण पे रखने पे क्या होता है देखते हैं कि ये इसका हल है या नहीं है। तो 7
मल्टीप्लाई -2 प्लस 5 इक्वल टू 19। अब इसको हल करेंगे तो 7 दूना 14 और प्लस माइनस का जब गुणा होता है तो उसके साथ हमेशा जो है ऋण का निशान आता है, प्लस 5 इक्वल टू 19। अब प्लस प्लस और माइनस को जब जोड़ते हैं तो हमेशा जो है संख्या घटती है, तो +5 में जब -14 जोड़ेंगे तो ये इसका आंसर आएगा 9 -9 बराबर 19। तो ये इसके बराबर नहीं है। तो यहाँ भी जो है LHS बराबर जो है LHS बराबर जो है RHS नहीं है, तो यहाँ भी जो है जो कोष्टक में जो मान दिया गया है वो उसका हल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है सी का हल देखते हैं कि जो कोष्टक में मान दिया गया है वो समीकरण को हल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे n का मान जब हम समीकरण में रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 7 गुणे 2 ब्रैकेट बंद प्लस 5 इक्वल टू 19। अब इसको हल करेंगे तो 14 और प्लस 5 बराबर 19। अब ये 14 में 5 जोड़ेंगे तो 19 इक्वल टू 19। तो यहाँ पे जो है LHS बराबर RHS हो रहा है कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हो रहा है, तो कोष्टक में जो मान दिया गया है वो इसका हल है, तो यहाँ हाँ लिख देंगे। अब डी को देखते हैं। यहाँ दिया कि 4p - 3 बराबर 13, जहाँ p का मान 1 दिया हुआ है, तो समीकरण में p का मान रखने पे तो 4 गुणे 1 - 3 बराबर 13। अब 4 - 3 बराबर 13। अब 1 बराबर 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा 13। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ पे जो है बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष नहीं हो रहा है, तो कोष्टक में जो मान दिया गया है समीकरण के वह जो है उसका हल नहीं है। ये हो गया डी का हल। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो ई दिया हुआ है वो दिया हुआ, उसमें जो है p का मान जो है -4 दिया हुआ है। तो अब समीकरण में जो है p का मान रखने पे तो 4 मल्टीप्लाई -4 -3 बराबर 13। अब 4 में 4 का जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -16 और -3 बराबर 13। जब माइनस और माइनस को जोड़ते हैं तो जब माइनस और माइनस आपस में जब मिलते हैं तो वहां पे जो है संख्याएं जुड़ती हैं, लेकिन निशान उसके साथ माइनस का ही होता है। तो माइनस और माइनस जब हमने जोड़ा तो ये हो गया -19 और इधर हो गया 13। तो अब हम ये देख रहे हैं कि LHS बराबर नहीं है RHS, मतलब बायां पक्ष जो है वो दाहिने पक्ष के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे जो कोष्टक में मान दिया गया है वो उसका हल नहीं है। जो F दिया हुआ है यहाँ पे जो है P का मान 0 दिया हुआ है, तो देखते हैं इसको मान रख के समीकरण में 4 गुणे 0 -3 बराबर 13। जब किसी भी संख्या में 0 से गुणा किया जाता है तो वो 0 हो जाता है, उसका मान बराबर 13। तो जब 0 में से किसी संख्या को घटाते हैं तो 0 ही होता है, वो बराबर 13। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि LHS बराबर नहीं है RHS, मतलब बायां पक्ष के बराबर नहीं है दायां पक्ष। तो यहाँ भी जो कोष्टक में जो मान दिया गया है वो उसका हल नहीं है, नहीं होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का हल। क्वेश्चन नंबर 3 में जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं दिया हुआ है कि प्रयत्न और भूल विधि से निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। तो यहाँ पे 2 समीकरण दिए गए हैं और इसमें जो है प्रयत्न कर करके जो है इसमें देखना है आपको कि कौन सा संख्या ऐसा है जो इन समीकरणों में जो चर का मान है रखने पे जो है समीकरण हल हो जा रहे हैं। तो जो पहला समीकरण दिया है वो है कि 5p + 2 बराबर 17। अब हमको p का मान जो है अलग अलग रख के देखना है कि p का मान हम कितना रखें कि जो है इसका जो है बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हो जाए। तो हम शुरू करते हैं, किसी भी p का कोई भी नंबर आप मान लीजिए, आपको आपके ऊपर है वो मानना। तो हम p का मान पहले जो है p बराबर जो है हम -1 रख लेते हैं। तो अब जो है समीकरण में जो है हम
एक रख के देखते हैं क्या इसका हल हो रहा है। तो 5 गुणे -1 प्लस 2 बराबर 17 बराबर -5 प्लस 2 बराबर 17। अब -5 और -2 -7 बराबर 17। तो ये इसके बराबर नहीं है, बायां पक्ष जो है वो दाहिने पक्ष के बराबर नहीं है, तो P का मान जो है -1 नहीं हो सकता है। अब P का मान हम दूसरा रख के देखते हैं। अगर हम P का मान जो है 1 अगर रखें तो क्या होगा, तो P का मान अगर 1 रखेंगे तो ये माइनस की जगह पे जो है +7 हो जाएगा, तब भी यहाँ भी जो है बायां पक्ष जो है दायां पक्ष के बराबर नहीं होगा। अगर हम P का मान 2 रखते हैं तो देखते हैं क्या आता है। तो अब होगा 5 गुणे 2 प्लस 2 बराबर 17। अब 5 दूना 10 और 2 12, तो आ गया ये 12 बराबर 17। तो ये जो है इसके बराबर नहीं हो रहा है, तो यानी P का मान 2 रखने पे भी जो है ये जो है बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष नहीं हो रहा है। अब P का मान हम 3 रखने पे क्या होता है देखते हैं। तो P का मान हमने 3 रख दिया, अब इसको समीकरण में रखते हैं। तो आया है ये जो है P का मान, अब समीकरण में रखने का क्या आता है, 5 गुणे 3 प्लस 2 बराबर 17। अब 5 तिहाई 15, 15 प्लस 2 बराबर 17। अब 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17, तो 17 बराबर 17। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बायां पक्ष बराबर दाहिना पक्ष हो रहा है, तो यहाँ पे जो है P का मान 3 रखने पे जो है समीकरण हमारा हल हो जा रहा है, LHS बराबर जो है RHS हो जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से अब हम दूसरा क्वेश्चन भी करेंगे। तो तीसरे का जो दूसरा क्वेश्चन है वो दिया 3m - 14 बराबर 4। अब हमको मान जो m का मान जो है अलग अलग रख के देखना है कि जो है m का मान कौन सा रखें कि ये समीकरण जो है हल हो जाए, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हो जाए। तो सबसे पहले जो है m का मान जो है हम 1 रखते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। तो m का मान जब 1 रखे तो इस समीकरण ये आएगा 3 गुणे 1 - 14 बराबर 4। फिर ये हो जाएगा, इसे हल जब करेंगे हम तो ये हो जाएगा 4 - 14 बराबर 4। फिर अब 14 में से जब 4 घट जाएगा तो ये हो गया -10 बराबर 4। तो यहाँ पे जो है इसके बराबर नहीं हो रहा है, तो ये जो है m बराबर 1 रखने पे जो है समीकरण का हल हमें नहीं मिल रहा है। अब हम m बराबर अगर 2 रखते हैं तो देखते हैं क्या आता है। अब समीकरण में m का मान रखने पे 3 गुणे 2 - 14 बराबर 4, 3 दूना 6 -14 बराबर 4, और इसको जब हल किया हमने तो ये आ गया -8 बराबर 4। तो यहाँ भी जो है बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष नहीं हो रहा है, तो m का 2 मान रखने पे भी हमारा समीकरण नहीं हल हो रहा है। अब m का मान जो है हम 3 अगर रखते हैं तो देखते हैं क्या आ रहा है। 3 गुणे 3 - 14 बराबर 4। फिर इसको हल किया तो 9 - 14 बराबर 4। अब इसको जब हल किया तो आ गया 5 - 5 बराबर 4। यहाँ भी जो है बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष नहीं हो रहा है, तो m बराबर 3 रखने पे भी जो है समीकरण हमारा हल नहीं हो रहा है। तो m बराबर अगर हम 4 रखते हैं तो देखते हैं क्या इसका हल आता है। 3 गुणे 4 - 14 बराबर 4, 12 - 14 बराबर 4। अब इसको हल करेंगे तो -2 बराबर 4,
यहाँ भी जो है बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष नहीं हो रहा है, तो इसलिए m बराबर 4 भी जो है समीकरण का हल नहीं है। अब हम m बराबर 5 अगर रखें तो देखते हैं क्या होता है। 3 गुणे 5 माइनस 14 बराबर 4। अब 15 15 माइनस 14 बराबर 4। अब इसको हल करेंगे तो आएगा 1 बराबर 4। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि बायां पक्ष के बराबर दायां पक्ष नहीं है, तो m बराबर 5 भी रखने पे समीकरण का हल नहीं है। अब हम रखते हैं m बराबर 6। तो 3 गुणे 6 माइनस 14 बराबर 4। तो इसे हल करते हैं तो आ जाएगा 18 माइनस 14 बराबर 4। तो इसको हल करेंगे, 18 में से जब 14 निकालेंगे घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 बराबर 4। तब हम यहाँ देख रहे हैं कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष है, LHS इक्वल टू RHS है, तो अर्थात m बराबर, यही हमारा सही उत्तर होगा। m बराबर 6 रखने पे समीकरण हमारा हल हो रहा है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का हल। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। तो जैसा कि स्क्रीन पे लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं, लिखा है कि निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो है कुछ कथन दिए गए हैं, उन कथनों से जो है हमको समीकरण बनाना है। तो इससे आप सीख जाएंगे कि कथनों से जो है समीकरण कैसे बनाया जाता है। तो जैसा ए दिया हुआ है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि संख्याओं x और 4 का योग 9 है। वगैरह की संख्याओं x और 4 का योग जो है वो 9 है। तो संख्याओं, तो इसका समीकरण कैसे बनाएंगे। तो संख्याओं क्या है, संख्या क्या है, x है, x है। और इसमें कह रहा है कि 4 का योग करने पे तो जो इसका योगफल है वो 9 आ रहा है। तो इस तरीके से जो है समीकरण पहले का जो है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहले का जो उत्तर आएगा वो आएगा x + 4 = 9। जो दूसरा दिया हुआ है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लिखा हुआ है y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होते हैं। तो जैसा कि ये बता रहा है कि y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होता है, तो मतलब y जो है, जो दूसरा होगा इसका हल, समीकरण जो बनेगा y, तो पहले y लिख लिया। तो y में से हमको 2 घटाते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 8 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 दूसरे का हल। ये जो है, अब हम तीसरा देखते हैं। तो तीसरा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि a का 10 गुना 70 है। तो a का 10 गुना, तो a में जो है अगर हम 10 का गुणा करें तो वो हो जाएगा 10a। a का 10 गुना 70 है, तो 10 का a बराबर 70। ये इसका इस तरह से समीकरण बनेगा। चौथे में आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है संख्या b को 5 से भाग देने पे 6 प्राप्त होता है। तो संख्या क्या है, b है, संख्या क्या है, b है। तो b को 5 से जब भाग देते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, तो हमें जो है 6 प्राप्त हो रहा है। तो इस तरीके से इसका समीकरण बन जाएगा। तो ये हो गया चौथे का समीकरण। पांचवा जैसा देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि t का 3/4 15 है। t एक संख्या है, तो t का जो है 3/4 मतलब 3/4 कितना है, 15 है। तो जब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3t/4 बराबर 15। ये एक समीकरण बन गया पांचवें का। जो छठवां दिया हुआ है, छठवां दिया हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं, m का 7 गुना और 7 का योग फल आपको 77 देता है। तो m का 7 गुना, तो m का 7 गुना क्या हो जाएगा, 7 गुणे m जब करेंगे तो वो हो जाएगा 7m और धन 7। इसमें मतलब 7 का योगफल जब कर रहे हैं तो हमको जो है 77 मिलेगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का हल। अब देखते हैं 7। तो 7 का जो क्वेश्चन है, जो कथन है, वो है कि एक संख्या x की
3/4 ऋण 4 आपको 4 देता है। तो एक संख्या का चौथाई, तो मतलब वो संख्या x है, तो x का जो है चौथाई क्या हो जाएगा, गुणे 1/4, और इसका ऋण 4 बराबर करा कि 4 हमको प्राप्त हो रहा है। तो इसको जब हल करेंगे, या फिर मतलब जब इसको जब समीकरण के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा x/4 माइनस 4 बराबर 4। ये हो गया 7 का उत्तर। 7 का समीकरण ऐसे बनेगा। 8 जो कथन दे रहा है, 8 कथन को देखते हैं। कह रहा है कि यदि आप y के 6 गुने में से 6 घटाएं तो आपको 60 प्राप्त होगा। तो y का 6 गुना, तो y का 6 गुना क्या होगा, 6y में से 6 घटाएं तो 60 प्राप्त होगा। तो जब 6 गुना लिखते हैं तो 6 में जब y को गुणा कर देंगे तो उसका वो 6 गुना हो गया, तो 6y माइनस 6 बराबर 60। ये हो गया 8वें का समीकरण। अब देखते हैं हम 9वें का समीकरण। 9वें का जो कथन कह रहा है वो कह रहा है कि यदि आप z के 1/3 में 3 जोड़ें तो आपको 30 प्राप्त होता है। कह रहा कि z के 1/3 में, एक संख्या z है तो उसका 1/3 में, मतलब 1/3 मतलब 1/3, उसमें जो है 3 जोड़ने पे तो हमें 30 प्राप्त हो रहा है। तो इसे जब आप और सरल करेंगे तो ये हो जाएगा z/3 प्लस 3 बराबर 30। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 के सभी कथनों का जो है हमने समीकरण बना दिया। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का हल। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5, जिसमें जो है समीकरण दिया गया है और समीकरण के मदद से जो है हमको कथन बनाना है। तो देखते हैं कि संख्या 5 क्या है। तो प्रश्न संख्या 5, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित समीकरणों को सामान्य कथनों के रूप में लिखिए। तो प्रश्न संख्या 5 का जो उत्तर है वो दिया हुआ है कि समीकरण दिया हुआ है उसको कथन के रूप में लिखना है। तो पहला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 का, वो दिया है p+4 बराबर 15। तो इसका कथन होगा संख्या p और 4 का योगफल 15 है। दूसरा जो सवाल है उसको कथन, समीकरण को कथन के रूप में m ऋण 7 बराबर 3, तो इसको कथन के रूप में लिखेंगे m में से 7 घटाने पर 3 मिलता है। तीसरा जो समीकरण दिया हुआ है कि 2m बराबर 7, तो इसको कथन के रूप में लिखेंगे m का 2 गुना 7 है। चौथा जो समीकरण दिया हुआ है कि m/5 बराबर 3, तो इसको जब कथन के रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे कि संख्या m का 1/5 3 होता है। संख्या, अब जो 5वां क्वेश्चन है, 5वें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3m/5 बराबर 6 ये समीकरण है। तो इसको जब कथन के रूप में लिखेंगे तो संख्या m का 3/5 6 है। तो ये जो है हमने जो है समीकरण से कथन बनाया है। और भी इसमें समीकरण है, उसको हम आगे भी दिखा रहे हैं आपको। बोर्ड छोटा होने की वजह से इतना ही इसमें आया है। प्रश्न संख्या 5 के जो बाकी और उत्तर जो है ये है कि जैसे छठवां जो दिया हुआ है वो समीकरण है कि 3p-4 बराबर 25। तो इसको कथन के रूप में लिख सकते हैं कि संख्या p का 3 गुना और 4 का योगफल 25 है। सातवां जो दिया है समीकरण 4p ऋण 2 बराबर 18, तो इसको जब कथन के रूप में लिखेंगे कि संख्या p के 4 गुने में से 2 घटाने पर 18 प्राप्त होता है। जो 8वां दिया हुआ है कि p/2 बराबर 8, तो इसको कथन के रूप में लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, वो लिखेंगे ऐसे कि संख्या p के आधे में 2 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है। तो इस तरह से जो है आप समीकरण को कथन के रूप में लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि अगर आपको कभी जो है समीकरण को कथन के रूप में लिखने के लिए कहा जाए तो आप जरूर लिख लेंगे। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 6। तो प्रश्न संख्या 6 में जैसा कि बता रहा है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि निम्नलिखित स्थितियों में समीकरण बनाइए। तो कुछ परिस्थितियां दे रखा है, उन स्थितियों को पढ़ के जो है आपको समीकरण बनाना है। तो जो पहला स्थिति दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि इरफान कहता है कि उसके पास परमित के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। इरफान के पास 37 कंचे हैं और ये बता दिया कि परमित के कंचों की संख्या आप m से लेंगे। तो जो पहला दिया हुआ है तो इसमें जो है हम क्या करेंगे, परमित के कंचों की संख्या लेंगे। तो परमित के कंचों की संख्या, तो कह रहा कि परमित के पास जितने भी कंचे हैं, तो हमने मान लिया कि परमित के पास जो m कंचे हैं। तो वो कह रहा है कि क्वेश्चन में कि परमित के पास जितने भी कंचे हैं उससे 5 गुना
में अगर 7 जोड़ दें तो जो संख्या आएगी उतना जो है इरफान के पास है। तो अब जो है इरफान के पास टोटल जो है 37 कंचे हैं। तो अब इरफान के पास कितने कंचे होंगे? तो परमित के कंचों की संख्या के 5 गुना। तो m है तो ये हो जाएगा 5m। ठीक, और इसमें कह रहा है कि 7 जोड़ दीजिए। 7 जोड़ने पे जो मिल रहा है वो मिल रहा है 37। तो ये जो है इरफान के कंचों की संख्या हो गई और ये हमारा समीकरण बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप कथन पढ़ के आप इस तरह से समीकरण बना सकते हैं। जो दूसरा दिया हुआ है वो जैसा स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, दिखा हुआ है कि लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। उनकी आयु लड़की की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 में ये बता रहा है कि लक्ष्मी के पिता की आयु जो है वो 49 वर्ष है और उनकी लड़की की आयु जो है, तो आयु के जो है जो पिताजी की आयु है वो उनके आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। तो इसको आप समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे? तो इसमें बोला है कि आप लक्ष्मी की आयु को जो है आप y से मानेंगे। तो हम मान लेते हैं, तो हमने मान लिया कि लक्ष्मी की आयु जो है वो y वर्ष है और पिताजी की जो आयु है वो 49 वर्ष है। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि लक्ष्मी की जो आयु जो है, जो उनके जो क्वेश्चन में वो आ रहा है कि जो पिताजी की आयु है वो लक्ष्मी की आयु के 3 गुना से 4 वर्ष अधिक है। तो मतलब इसका 3 गुना, तो लक्ष्मी की आयु कितनी है? y है, तो उसका 3 गुना क्या होगा? 3y। और उससे कितना अधिक है? 4 वर्ष अधिक है। और ये दोनों मिला के कितना हो रहा है? वो हो रहा है 49 साल। ठीक है, तो ये आपका ये समीकरण बन गया। तो ये दूसरे का समीकरण हो गया। तीसरा क्वेश्चन जो कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कह रहा है कि अध्यापिका बताती हैं कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए न्यूनतम अंक का दुगुना धन है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है। तो अब मान लेते हैं, तो जो छात्रों के द्वारा पाया गया न्यूनतम अंक है वो L है। तो कह रहा है कि जो न्यूनतम अंक है, तो वो न्यूनतम अंक से जो अधिकतम अंक प्राप्त किया गया है वो न्यूनतम अंक का 2 गुना और धन 7 है। तो जो न्यूनतम अंक है उसका 2 गुना, तो न्यूनतम अंक कितना है? L है, तो L का 2 गुना क्या हो जाएगा? 2L धन 7 बराबर कितना है? 87। अधिकतम अंक इतना है। तो जो अधिकतम अंक है वो न्यूनतम अंक का 2 गुना में धन 7 करने पे हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये प्रश्न संख्या 6 का जो तीसरा है उसका जो है समीकरण बन गया। ठीक है, अब चौथा देखते हैं। चौथा बता रहा है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दिया हुआ है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगुना है। तो मान लीजिए प्रत्येक आधार कोण 20 डिग्री है, तो याद रखिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो उसके जो शीर्ष का जो कोण है वो जो आधार के जो कोण है आधार के कोणों से 2 गुना है। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज वो होता है जिसके 2 कोण जो है बराबर हो और ऊपर का जो शीर्ष कोण हो, इन जो नीचे के कोण एक कोण है उसका 2 गुना हो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे मान लीजिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि त्रिभुज के अंदर जो भी त्रिभुज के अंदर जो कोण होते हैं, जो एंगल होते हैं, सारे एंगल का जो जोड़ होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का मैं परिभाषा वो बता रहा था। तो समद्विबाहु त्रिभुज जैसे मान लीजिए अगर इसका 45 डिग्री है तो इसका भी 45 डिग्री होगा और इसका जो होगा वो 90 डिग्री होगा। तो इस तरह से मतलब जो आधार कोण है उसका 2 गुना होगा। ठीक है, और दोनों 2 आधार कोण का जो जोड़ होगा वही शीर्ष कोण होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आप इसको समीकरण के रूप में लिखिए। तो कह रहा है कि एक जो आधार कोण जो एक है उसका जो है वो B है। तो मान लिया हमने, तो मान लिया कि आधार कोण जो है B है, तो नीचे आधार कोण कितने हैं? 2 हैं। तो क्या होगा? B धन
बी, और ऊपर का जो कोण है वो कितना, 2 गुना है, तो वो कितना हो जाएगा 2b, और इन सब का जो योग होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो इसको समीकरण के रूप में अगर हमको लिखना हो तो b प्लस बी और प्लस 2b, आप इसे जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4b बराबर 180। ये हमारा चौथा जो है क्वेश्चन नंबर 6 का जो चौथा सवाल है वो उसका समीकरण बन गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको प्रश्नावली 4.1 सरल समीकरण के बारे में अच्छी जानकारी हुई होगी। अब आपको पता चल गया होगा कि समीकरण कैसे बनाते हैं और समीकरणों को कैसे पढ़ा जाता है, एक के सभी सवालों के हल। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो कोई सुझाव हो तो आप जरूर जो है उसको आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, या कोई सवाल हो आपकी तरफ से तो उसे भी जो है आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करिए, और इसको अपने दोस्तों के पास पहुंचाने के लिए इसको अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में घंटी बजाना भी ना भूलें। धन्यवाद।